जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं 11 जनवरी के सेट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आज के सेट का चौथा प्रश्न से आपका मैथ शुरू होता है। आप अपना सेट सामने रख लेंगे और प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है 27a³ + 1/a³ का मान क्या होगा यदि प्रश्न में दिया हुआ है 9a² + 1/a² = 43, यानी इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात आपको दिमाग में जाना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है कि आपको जो भी दिया और जो पूछा उसको लिंक कर लीजिए। तो लिंक करने पे एक बात ध्यान में आ रहा होगा कि हमें a² का टर्म यानी स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ है और हमसे क्यूब वाला टर्म पूछना चाहता है। तो स्क्वायर से क्यूब करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा करते कि स्क्वायर को नॉर्मल फॉर्म में बदल लेते, जैसे दिया हुआ है मान लीजिए a² + 1/a², तो हम इसको ऐसा बदल लेते a + 1/a में, और यहां से क्यूब करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये बात आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब सोचने के साथ ही एक बात बताइए, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपको पता है a² + b² + 2ab। अब एक बात बताइए कि अगर मैं इसको a² मान लूं, इसको b² मान लूं, ठीक है, तो हमें a² + b² का मान कितना मिल जा रहा है, 43। अब वही मैंने अपने फॉर्मूले पे बिठाया, देखिए यहाँ पे a² + b² + 2ab। मैंने क्या किया, a² + b² की जगह पे 43 रख दिया। ठीक है, +2 × a × b, तो 2 की जगह पे 2, a की जगह पे। अब एक बात बताइए, a² बराबर अगर 9a² है तो a का वैल्यू अगर इधर कीजिएगा रूट चढ़ाइएगा 9a² पे, तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 का हो जाएगा 3 और a² का हो जाएगा a। तो यहां से a का वैल्यू कितना हो गया, 3a। उसी तरीके से b का कितना हो जाएगा, 1/a। ठीक है, इतना हमें मिल गया। और इधर भी a की जगह पे हमने क्या लिखा, 3a, प्लस b की जगह पे क्या लिखा, 1/a लिखा, उसका होल स्क्वायर इधर कर दिया फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, अब हमको एक बात बताइए कि इसका मान यानी 3a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 49, कितना, 49। तो 3a + 1/a = 7 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में बदलेगा, और रूट में बदलेगा तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो अब हमारा प्रश्न लग रहा है कि बन गया। 3a + 1/a बराबर अगर 7 दिया हुआ है, और देखिए 3a + 1/a दिया हुआ है, इसी का क्यूब कीजिएगा तो 3a का हो जाएगा 27a³ और 1/a का हो जाएगा a³। यानी बिल्कुल अगर अब इसका क्यूब हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना। देखिए कैसे, सबसे पहला काम, a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। अगर आपको नहीं याद है तो मेरे साथ साथ इस चीज को रिपीट कीजिए, क्योंकि रिपीटेशन क्या होगा, आपको रैंडमली फॉर्मूला याद करा देगा। ठीक है, अब देखिए a + b का होल क्यूब, तो a + b की जगह पे कौन है, a की जगह पे है 3a और b की जगह पे है 1/a। तो इतना बराबर कितना मान दिया, 7। तो यहां पे a + b को होल क्यूब की जगह पे क्या कीजिएगा, 7 का क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, प्लस a³ + b³, a³ + b³ कौन है, a³ है 27q और b³ है 1/a³, तो वही मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, प्लस 3ab, 3 की जगह पे क्या रखा, 3, a की जगह पे क्या रखा, 3a, और b की जगह पे क्या रखा, 1/a। फिर यहां से कितना आया, a + b बराबर कितना निकाले थे यहाँ पे, a + b कौन है, यही है ना, तो यहाँ पे कितना निकाले हैं, 7, तो यहां से रख दिया 7। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 27a³ + 1/a³ बराबर 280। कितना आ जाएगा, 280, और यही आपका आंसर होगा। देखिए ये वाला टर्म जो है, अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट ये टर्म लिख लेता। क्यों, क्योंकि मैं इस चीज को थोड़ा सा रिलेट जरूर कर लेता। ठीक, कि 43 है और 43 है, तो इस स्थिति में यहाँ 3 दिख रहा है, 3 × 2 6, तो 43 और 6 49 होगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा, इतना सोच लेता। अगर आप भी सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको धीरे धीरे कैलकुलेशन को सॉर्ट करके आदत में लाइए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अगला प्रश्न है y = √3 - √2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, √3 - √2। तो हमसे पूछा है 1/y³ - y³ का मान कितना होगा। ठीक, ऊपर ही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, बस वहां पे क्या, वहां प्लस दिया था, यहां माइनस देगा। लेकिन एक बात बताइए आप, हमें y का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू
दिया है तो वाई क्यू तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन 1/y क्यू कैसे करेंगे? इसका मतलब कि हमको इसी y की हेल्प से हमें 1/y का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताइए, हम लिख दिए डायरेक्ट 1/y। 1/y क्यों लिखे? क्योंकि हमको पता है कि प्रश्न हमसे 1/y क्यू का मान भी पूछ रहा है, तो 1/y जैसे लिखेंगे 1 का 1 हो जाएगा, और y की जगह पे कितना वैल्यू है? √3 माइनस √2। ये बात हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यही लिखी हुई बात यहां पे मैंने यही बात लिखा है, ठीक है। अब लेकिन नीचे रूट है, बहुत प्रश्न जटिल हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि जब नीचे रूट हो तो उसको हटाने के लिए तुरंत प्रमेयीकरण लगाइए। प्रमेयीकरण कैसा होता है कि सेम नीचे वाले ही डिजिट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इनका साइन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं और प्रमेयीकरण करने का क्या उद्देश्य होता है कि एक टर्म हमको a माइनस बी मिल जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं a माइनस बी, अगर √3 को a मान लूं और √2 को b, तो a माइनस बी मिल गया और ये मिल गया a प्लस बी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 और b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2, तो 3 से 2 घट गया तो कितना बचा? 1, यानी नीचे कुछ बचा ही नहीं, और हमें यही भी चाहिए भी था। हमारे लिए आसान हो गया। देखिए कैसे कि हमें 1/y का वैल्यू कितना मिल गया? √3 प्लस √2। कितना मिल गया? √3 प्लस √2। यही बात हमने यहां लिख दिया। अब बताइए y का वैल्यू भी हमारे पास है, 1/y का वैल्यू भी हमारे पास है, और हमसे पूछ रहा है 1/y³ माइनस y³ का वैल्यू कितना होगा। तो हमने लिखा 1/y³ माइनस y, 1/y माइनस y यहां हमने लिखा, ठीक है। और 1/y का वैल्यू √3 प्लस √2 यहां रख दिया। फिर y का वैल्यू √3 माइनस √2 दिया हुआ है। एक बात बताइए, अगर आप रखेंगे और इसके पहले ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो यहां पहले माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वही बात हमने यहां डायरेक्ट कर दिया, आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको जब कटाइएगा तो आ जाएगा आपका 2√2। कितना आ जाएगा? 2√2, क्योंकि √3 और √3 तो कट जाएगा। अब आप बताइए कि आपको इतना करना था, तब जाके आप प्रश्न की कैटेगरी में आएंगे। अब फिट बैठेंगे आप प्रश्न की कैटेगरी में। अब बताइए कि 1/y को अगर आपने a मान लिया और केवल y को आपने b मान लिया, तो a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ठीक है, a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो लगाना शुरू कीजिए। a³ माइनस bq तो आपसे पूछा है, तो इसके जगह पे इसको आप डायरेक्ट रख दीजिएगा। क्या? 1/y³ माइनस y³, ठीक है। अब इसके बाद क्या कीजिएगा कि इसके बाद आपको करना ये है कि ये तो आपने एज इट इज रख दिया। a माइनस बी यानी y माइनस 1/y का वैल्यू आपको कितना मिला था? तो 2√2, तो इसकी जगह पे रख दीजिएगा 2√2 और उसका कर दीजिएगा होल क्यूब। क्या कर दीजिएगा? उसका कर दीजिएगा होल क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मान आपने रख लिया, इसका मान आपने रख लिया। अब बारी आती है 3ab इंटू a माइनस बी का, तो 3 की जगह पे 3 रह गया, a की जगह पे क्या रखेंगे? 1/y, और b की जगह पे y, तो y से y कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और a माइनस बी कौन है? तो 1/y माइनस y ही तो a माइनस बी है, और इसका वैल्यू कितना है? 2√2। तो आप वो वैल्यू रख के कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। एक तो तरीका ये है आपके फॉर्मूले से, जिसको कि मैंने लिखना उचित नहीं समझा, जिसको कि मैंने लिखा नहीं है, बस आपको ओरली समझा दिया, ठीक है। अब देखिए एक तरीका और, ये फॉर्मूला वाला तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको ये वाला काम तो करना ही था। ये वाला काम करने के बाद अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमारे लिए। अगर जिनको नहीं ये तरीका पता है जो अभी बता रहा हूं, तब तो वो फॉर्मूले से ही बनाएंगे, आंसर दोनों से आएगा। लेकिन अगर पता है तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए। क्या कि अगर आपको दिया हुआ हो a माइनस 1/a, क्या दिया हो? a माइनस 1/a दिया हुआ हो। कहने का मतलब कि ये वाला देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1/a, इसको अगर ऐसे लिखे तो ये कट जाता हो, तब की बात है ये, ठीक है। तो a माइनस 1/a दिया हुआ हो और आपसे पूछ दे aq माइनस 1/aq, यानी कि आपको aq माइनस bq दिया हुआ और आपको a माइनस b दिया हुआ और aq माइनस bq पूछ दे, तो जो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन मिला था ना 2√2,
तो वैसे ही हमने मान लिया कि ये हमको मिला हुआ x, क्या मिला था x, तो वही x का क्यूब कर देंगे प्लस 3x कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पे क्या है? माइनस है। अगर यहां माइनस रहेगा, इसके बीच में माइनस है, इसके बीच में माइनस रहेगा तो प्लस 3x होगा। और अगर इसके बीच में प्लस रहता, जहां पे मैं अभी डार्क करूं, ये प्लस रहता तो आप यहां पे माइनस 3x कर देते। देखिए मैंने वही काम किया है। कैसे? मैंने हमसे यही पूछा हुआ है, मैंने लिख दिया। हमने कहा कि x क्यूब, ये वाला जो है उसका क्यूब कर दी, तो ये कौन है? अभी अभी तो बताया कि जो वैल्यू दिया हुआ है तो यही है ना वो वैल्यू, तो इसका क्यूब कर दीजिए। इसका मान कितना था? 2√2, इसका क्यूब मैंने कर दिया, प्लस 3 इंटू एक्स कर दीजिए। तो x किसको मैंने माना था? जो ये वैल्यू आया था उसको, तो 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे इसको लिखा और इसकी जगह पे कौन आया था? 2√2 आया था। मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 22√2 आंसर। तो यहां से आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाता है अगर इस तरीके से आप करते हैं तो, ठीक है। और मैं आपको अब तक स्क्वायर का भी बता चुका हूं, स्क्वायर पूछे तो कैसे बनेगा, क्यूब पूछे तो कैसे बनेगा। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो इतना तो शॉर्टकट आपको जरूर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, जो कि आपका टाइम बचा देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपके फॉर्मूले को ही छोटा किया मैंने। मतलब ट्रिक कहीं कहीं फेल हो जाता है, लेकिन ये कहीं भी फेल नहीं होगा। अगला, आप फॉर्मूले से भी ट्राई कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप जरूर फॉर्मूले से ट्राई कीजिएगा जैसे जैसे मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 6, प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है कि हमें एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी हुई हैं 2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अब एक बात आपको याद होगा, देखिए क्या, परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना होगा, यानी कि एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज होगा, ठीक। अब कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है, ये हमारे प्रश्न में दे दिया है। तो एक बात बताइए कि ये एक परिवृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। ये बार बार वाले वृत्त परिवृत्त इस त्रिभुज के बन रहे हैं। आपको मैं ये जानबूझकर लाइन आपके केंद्र से होकर गुजारा है, क्यों? क्योंकि आप एक बात समझ पाइए, ये जो अगर केंद्र है तो इधर वाला भी त्रिज्या, इधर वाला भी त्रिज्या, ठीक। ये आधा त्रिज्या, ये वाला आधा त्रिज्या, टोटल मिलके व्यास। क्लियर है? अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दूना होता है। यानी अगर ये 90 डिग्री बना है तो हमारे केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 180 डिग्री का। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूले को, ये जो हमारा थ्योरम है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये मैं आपको बताना क्या चाहता था कि जो हमारा त्रिज्या है, जो हमारा त्रिज्या है वो कौन हो जाएगा? तो समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त में हमारा कर्ण का आधा ही त्रिज्या हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारे कर्ण का आधा ही त्रिज्या हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा कर्ण और उस वृत्त का व्यास दोनों एक ही होगा। क्या होगा? हमारा कर्ण और उस वृत्त का व्यास दोनों एक ही लाइन होगा, ठीक है। तो अब इसमें तो हमारे कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4। कितना दिया हुआ है? 4। पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए, पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट अगर कीजिएगा तो पाई की जगह पे पाई, आर की जगह पे कितना हो जाएगा? व्यास से 4, तो त्रिज्या हो गया 2, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो था बाह्य वृत्त का, ठीक है। यानी कि एक लाइन में आप समझे तो ये अगर समकोण त्रिभुज है, बाह्य वृत्त निकालना है, ठीक है, तो तुरंत बाह्य वृत्त अर्थात परिवृत्त अगर निकालना है तो क्या करना है? तुरंत कर्ण जितना भी दिया हुआ है उसका आधा करके स्क्वायर कर दीजिए इंटू पाई, आंसर हो गया। अब आपसे पूछ देता अंतःवृत्त, एक प्रश्न ये भी आपसे बना सकता है, ठीक है, कि अंतःवृत्त निकालिए, या अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक संपूर्ण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है, उसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप उस त्रिभुज की भुजाएं देख लें, ठीक है। जब त्रिभुज की भुजाएं आपको पता चल जाएंगी तो क्या कीजिएगा? आधार गुणे ऊंचाई बटे में संपूर्ण त्रिभुज का परिमाप। यहां से आपको वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? आधार है ये, आधार गुणे ऊंचाई बटा में संपूर्ण त्रिभुज का परिमाप। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, और जैसे ही वृत्त की त्रिज्या मिली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से अंतःवृत्त भी और परिवृत्त भी दोनों निकालना सीख गए। ये भी फॉर्मूला रटा रटाया नहीं है, इसको हम प्रूफ कर देते, थोड़ा सा टाइम होता है तो
ठीक, आगे अगर कभी मौका मिले तो इसको जरूर आपको प्रूफ करके बता देंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। अगला प्रश्न है, 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, 5 ओम का, 6 ओम का और 4 ओम का। बोला कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो कुल प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर श्रेणी क्रम में रहे तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, यानी 5 6 11 4 15 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही समानांतर क्रम में कहता और प्रतिरोध कहता तो इसका हो जाता है 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके, और लास्ट में इनको उलट दीजिएगा तो वही आपका R इक्विवेलेंट का यानी कुल प्रतिरोध का मान हो जाएगा। ये तो होता है प्रतिरोध में। अगर कैपेसिटर दे दे, ठीक है, क्या दे दे, कैपेसिटर दे दे, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया वैसे ही अगर कैपेसिटर दे दे, तो कैपेसिटर के केस में जो यहाँ श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है वो कैपेसिटर का पैरेलल हो जाता है, ठीक है, यानी उस पैरेलल में C1 C2 C3 जोड़ देंगे तो वो पैरेलल प्रतिरोध हो, पैरेलल कैपेसिटर हो जाएगा। और जो यहाँ समानांतर क्रम का फॉर्मूला है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का हो जाएगा, यानी प्रतिरोध निकालना होता है तो 1/R1 1/R2 1/R3 कर देंगे श्रेणी क्रम में, ठीक, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो आपसे ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि एक आकृति दी हुई है जो कि मैं अभी आपके यहाँ पे बना रखा हूं स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि ये आकृति समद्विबाहु त्रिभुज की है। किसकी है? समद्विबाहु त्रिभुज की है। क्लियर है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें दे रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? O पर मिलते हैं। तो कोण B ये हो गया और कोण C ये हो गया, इसके समद्विभाजक O पर मिलते हैं। यहां से पूछ रहा है कि कोण BOC का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए यदि ABC 75 और ACB 75 हो। ABC यानी ये वाला, ACB यानी ये वाला, ये हमको दे दिया। अब एक बात बताइए, समद्विभाजक का तो ये 75 ये 75 37.5 यहां से भी अगर आप देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा आपको 75। टोटल होना चाहिए BOC, एक त्रिभुज बन रहा है तो 180, यहां से 105। एक तरीका ये है देखने का। दूसरा तरीका कि ये 75 है, ये 75 है, बड़ा वाला त्रिभुज 180 का होगा, 150, ये दो लोग B और C मिलके हो गए, ऊपर वाला हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। और आपको पता है कि अगर ऐसा है तो BOC निकालने के लिए क्या होता है 90 डिग्री प्लस A/2, तो 90 डिग्री प्लस A/2 90 डिग्री रख दिया, एक जगह पे 30 डिग्री रखा क्योंकि 150 ये दो लोग मिलकर के हो गए थे तो 30 डिग्री ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 180 एक त्रिभुज का टोटल मान होता है, ठीक है। तो वहां से भी अगर 90 डिग्री प्लस 30/2 कीजिएगा तो 105 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तो अगला प्रश्न 15 है हमारा कि एक समतुल्य त्रिभुज के अंतः केंद्र की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया ही है। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, क्या अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको फॉर्मूला यही याद होगा कि भुजा बट्टा में 2√3 होता है, ठीक, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, भुजा 6 दिया हुआ है बटे 2√3 के आंसर आ जाएगा आपका 3। ये तो बात रही जब आपको फॉर्मूला याद है। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये क्या है? ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहां से एक लंब गिरा तो ये दोनों को, ये वाले को और ये वाले को बराबर बराबर में बांट देगा। ये हमारा 6 दिया हुआ है, ये हमारा 3 दिया हुआ है, क्योंकि आधा आधा 3 3 हो जाएगा, टोटल 6 है। तो अब 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा जिसको मैं डार्क किया। तो 36 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 27, अंदर होगा रूट के, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। h का वैल्यू यानी ऊंचाई आपने निकाल लिया, कितना कितना कितना, तो 3√3। अब आपको पता है कि सर ये जो अनुपात होता है इनका बाह्यवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का, ये होता है 1:2। हमको अंतःवृत्त निकालना है, टोटल हमको 3√3 है और ये वैल्यू 3, तो 3 बराबर हो गया 3√3। तो 3 से 3 कट गया, बचा 1 बराबर आया √3, 1 बराबर कितना आ गया √3, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये दोनों तरीका आपके पास अवेलेबल था, ठीक है, जो आपको सटीक लगा उसको आपने प्रयोग में ले लिया। अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 8100 के 75% के 64% का मान क्या है। तो 8100 का 75% का 64% कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3888, यही आपका आंसर आएगा।
बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 17 की तरफ। बोल रहे कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत गति से गतिमान है, तो वस्तु के संवेग की गणना करें। संवेग यानी P इज इक्वल टू mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास 50, वेलोसिटी 6 गुणा कीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर 300। अब ध्यान दीजिएगा कि मास है तो केजी में और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में, तो केजी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन में एक केजी मीटर पर सेकंड दिया है और एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो आपका मीटर पर सेकंड वाला आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 24 की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, कि मझोला कोष्ठ है 39 है, फिर छोटा कोष्ठ है, यानी ये वाला प्रश्न है आपके सामने। आप इस प्रश्न को खुद बनाइएगा और मुझे कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है और ये बन जाना चाहिए। ठीक, अगर नहीं बनता है तो भी मुझे बताएंगे, बनता है तो भी कमेंट जरूर करेंगे। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 25 की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन क्रमशः 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में उसी दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को पार करती है। ठीक है, पहले व्यक्ति का चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दूसरे व्यक्ति का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ट्रेन की गति क्या थी, क्योंकि ट्रेन पहले व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड ले रहा है और दूसरे व्यक्ति को पार करने में 8.4 सेकंड ले रहा है। अब एक बात बताइए, ट्रेन किसको पार कर रहा है? व्यक्ति को, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा, यानी जो ट्रेन टोटल दूरी तय करेगा वो कितना करेगा? अपनी लंबाई के बराबर करेगा। तो ट्रेन की लंबाई मैंने मान लिया T। ठीक है, अब व्यक्ति ट्रेन की जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही व्यक्ति भी जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड एक दूसरे से घटा दिए जाते हैं। जबकि दोनों अगर दूसरे की तरफ आ रहे होते तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता और उस स्थिति में दोनों का स्पीड जुड़ जाता। तो मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड x है, ट्रेन की स्पीड ही ज्यादा होगी, तो x माइनस व्यक्ति का स्पीड कर दिया। ठीक है, ये दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, किस में दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपको टाइम सेकंड में दिया है, तो आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। इसके लिए 5/18 से हमने यहाँ पे गुणा कर दिया है, आपको दिख भी रहा होगा। उसी तरीके से तो ये पहले व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लेता है, ये हमारा इक्वेशन एक हो गया। दूसरा इक्वेशन कि ट्रेन सेम है, ठीक है, उसकी चाल भी सेम है, तो एक चाल रख दिया। व्यक्ति दूसरा है और उसका चाल भी दूसरा है, तो उसका घटा दिया। क्यों? क्योंकि यहां भी दोनों एक ही दिशा की तरफ जा रहे थे। स्पीड जो दिया होता किलोमीटर पर घंटा में, इसलिए मीटर पर सेकंड में बदलने 5/18 से यहां भी गुणा कर दिया। इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गए। पहले को 8 सेकंड लगता है पार करने में, दूसरे को 8.4 सेकंड लगता है। अब देखिए यहां से जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा इक्वेशन 1 और 2 को, और इसके बाद जोड़िएगा, तो आपको मिलेगा क्या कि ये 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 40x माइनस 42x और ये इतना रह जाएगा। जब ऐसा आप करेंगे तो यहां से क्या होगा? -2x बराबर आएगा -72, x बराबर कितना आएगा? 36 मीटर पर सेकेंड। और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि ट्रेन की चाल क्या है। क्या पूछा गया था? ट्रेन की चाल क्या है। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया होगा तो आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए एक बात ध्यान देंगे यहाँ पे कि 36 × 18/5 कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? 36/18 × 5 कर लेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे भले बोला है कि किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या होगी, लेकिन ऑप्शन जो दिया है वो मीटर पर सेकंड में ही दे दिया है, तो इसके लिए आपको टेंशन भी नहीं लेना है। ठीक, अब एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ देता तो क्या करते? कोई दिक्कत नहीं था, ट्रेन की लंबाई पूछ देता तो हमें स्पीड पता चली गया और यहाँ पे हम वही x की जगह पे रख देते 36 और फिर कैलकुलेट करेंगे, t का वैल्यू आ जाएगा, वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 26 के तरफ। अगला प्रश्न है 0.9894 बटे 0.97 माइनस 1/50 का मान कितना होगा। ठीक है, हमने क्या किया? ध्यान देंगे ऊपर 4 दशमलव के बाद 0 है और नीचे 2 दशमलव के बाद, तो 2 दशमलव तक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऊपर में 2 दशमलव तक बचेगा। उसी को हमने नीचे लिया और लिख दिया कितना? तो लिख दिया नीचे में 100, 2 दशमलव के बदले में। अब ऊपर ये 97 से जब आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा 102 बार में, तो 102/100 लिख दिया माइनस 1/50 कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न 34 आपके स्क्रीन पे ही है, सेम प्रश्न है। 8 × 7 ये वाला है, अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो -8 आएगा। ठीक है,
बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 36 की तरफ। ये प्रश्न आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो बहुत शॉर्ट में बन जाता है, ठीक है। बहुत लोग इसको बहुत लेंदी खींच के ले जाते हैं। अगला प्रश्न 36 है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर वरुण एक लड़का है, अपने गंतव्य पर यानी जहां उसको पहुंचना है वहां पर समय से 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करे तो जहां उसको पहुंचना है वहां समय से 1 मिनट देरी से पहुंचेगा, ठीक है। तो वरुण को कितना दूरी जाना है? हमने मान लिया कि वरुण को x दूरी जाना है। 42 से चलेगा तो ज़्यादा समय लेगा, 48 से चलेगा तो कम समय लेगा, इसलिए मैंने 42 को पहले लिया क्योंकि घटाने पर हमको माइनस नहीं लेना था। या फिर आप मोड लगा दीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब देखिए कि जब वो तेज चलता है तो 2 मिनट समय बचा लेता है, और जब वो धीरे चलता है तो 1 मिनट समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस धीरे और तेज के बीच का अंतराल कितना है? तो 2 मिनट पहले वाला और 1 मिनट अभी वाला, टोटल कितना? 3 मिनट। देखिए स्पीड जब वो किलोमीटर पर घंटा में है, इसलिए मैं जो टाइम बचा रहा हूं उसको घंटा में ही बदल दे रहा हूं। तो 3/60 कर दिया, क्योंकि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया जाता है। यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा 16.8 किलोमीटर। और हमसे क्या पूछा गया था? यही तो पूछा गया था कि कितना दूरी उसको जाना है, तो 16.8 किलोमीटर उसको जाना है। अगला प्रश्न है 44, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप भी 44 निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 44 है, निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या? ऑप्शन है 73, 43, 63, 53। तो 63 जो है वही उसी में भाग लग सकता है, बाकी किसी में भाग लगेगा ही नहीं। अगला प्रश्न संख्या 45 है, 11,236 का वर्गमूल कितना होगा? मैंने आपको ये वर्गमूल निकालना भी बताया और आपको आता भी होगा, आंसर होगा 106, ठीक है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 46 की तरफ। प्रश्न है, एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी तो दूसरे तत्वों की मात्रा कितनी थी? अब एक बात हो जाए, 42% का मतलब क्या? 42/100, यानी कि अगर टोटल 100 है तो उसमें से 42 क्या है? चांदी है, ठीक है। तो 42 चांदी है, तो बाकी क्या है? बाकी जो है वो 58 है, ठीक। चांदी 42 हो गया, जो बचा वो कितना बचा? 58। तो अब देखिएगा एक बात कि ये 58 हुआ, ये 42 हुआ। 42 बराबर दिया हुआ कितना? 147। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 147/42। और हमसे पूछा 58 बराबर, तो गुणे 58 कर देंगे, आंसर हो जाएगा इतना। यानी इतना का मतलब कितना? 203 ग्राम के लगभग आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 203 ग्राम आपका आंसर रहा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 53 की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न 53 है कि 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए जब भी आपसे इस तरह का बात कहे तो एक बात आप ध्यान दिया कीजिए, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है कैलेंडर। कैसे कि जो वर्ष आपसे कह रहा है, जैसे 31 मार्च 2020 कह रहा है, तो क्या 2020 बीत गया? नहीं, प्रश्न के हिसाब से 2020 नहीं बीता है, क्योंकि 2020 में अभी आप मार्च में ही हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप करें क्या कि 1 साल पहले यानी 2019 बीत गया है, हाँ बीत गया है, और आप 2020 में कहां तक गए हैं? मार्च तक। तो आप अपने जो समय दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें ये जब तक बीत नहीं जाएगा, और ये बीत जाएगा तो अगला साल आ जाएगा। ये यानी कि लिखा हुआ है, जो साल लिखा हुआ है उसमें से 1 घटा दीजिए, उसमें से क्या कीजिए? 1 घटा दीजिए, तो आपको साल कितना मिला? 2019। अब 2019 को 2 टर्म में तोड़ दीजिए, 2000 और 19 के टर्म में, 2000 और 19 के टर्म में। 2000 को 400 से भागा दीजिए। क्यों? क्योंकि 2000 जो है उसमें पता चले कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, ठीक। और अगर शताब्दी वर्ष की बात कर रहे हैं तो शताब्दी से भागा मारेंगे, अगर नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल से, इसलिए 2000 में 400 से भागा मारिए। कभी भी आप 400 से भागा मारिएगा तो 2 ही बात होगा, या तो 300 बचेगा, या फिर 200 बचेगा, या फिर 100 बचेगा। अगर भागा मारने पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब ये कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं बचा। अब आप दिन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं बचा। अगर आप भागा मारे 400 से 2000 में पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अगर मान लीजिए 1900 दिया रहता तो 300 बच जाता, तो 300 अगर बच जाता तो उसमें एक्स्ट्रा दिन होता है कितना? 1। कितना होता है? 1। अगर 100 बच जाता शेष की जगह पे तो एक्स्ट्रा दिन हो जाता 5, और 200 बच जाता तो एक्स्ट्रा दिन हो जाता 3, और यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये बात तो हो गई। अब एक बात बताइए, बच गया 19, इसमें तो 0 दिन एक्स्ट्रा हुआ, ये बात पता चल गया 2000 में। 19 में क्या हुआ? आपको पता है ना कि हर साल 365 दिन का, ठीक है। तो जब 365 दिन का, तो 365 को अगर 7 से कटाएगा तो 52 सप्ताह 1 दिन आता है, यानी हर साल 1-1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 19 साल में कितना दिन एक्स्ट्रा? 19 साल। लेकिन दिक्कत ये है कि जब लीप ईयर हो जाता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है।
एक दिन तो बढ़ता ही है, एक दिन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो 19 साल में कितनी बार लीप ईयर आएगा? 4 से भागा मार दीजिए, जितना बार कटेगा उतना ही लीप ईयर आएगा। तो 4 से भागा मारिएगा तो 19 पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, उससे एक टर्म पहले आएगा तो 16 तक कटेगा। तो 4 से 16 आने में 4 बार, यानी कि 19 वर्ष होते होते 4 बार लीप ईयर आएगा, और 19 बार तो वो तो नॉर्मल ईयर रहेगा जितनी संख्या होगी। तो ये हो गया हमारे एक्स्ट्रा दिन 19 वर्ष में, ठीक है। अब हमें जनवरी, तो जनवरी कितने का होता है? 31। तो 31 में एक्स्ट्रा दिन कितना? 3, क्योंकि 7 से भागा मार दीजिए 31 में तो आपको आ जाएगा 3 शेष। अब देखिएगा कि फरवरी जो बीता है वो किसका बीता है? 2020 का, और 2020 है लीप ईयर। तो 29 में 7 से भागा मारिएगा, 1 शेष बचेगा, 1 लिख दिया। मार्च 31, तो 31 मार्च की बात कर रहा है, तो 31/7 कर दीजिए, शेष दिन बचेगा 3, ठीक है। अब जोड़िए 19 4 23, ठीक है। 23 3 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30, 7 से भागा मारिएगा, कितना दिन शेष बचेगा? 2 दिन। और ये 2 दिन का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब रविवार होता है, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, यानी मंगलवार था, ठीक है। उसी तरीके से 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ था हमसे 57 प्रश्न ये कहता है कि 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x बराबर -0.75, क्या दिया है? -0.75। तो हमसे पूछा कि x का मान कितना डिग्री होगा। यहाँ पे एक चीज फिक्स किया है कि x का मान जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच ही होगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 90 के बीच ही ये मान हमको बताना है। हमने क्या किया कि सबसे पहले अगर हमको बताना है मान, तो हमको या तो साइन को कॉस के टर्म में या फिर कॉस को साइन के टर्म में बदलना होगा, क्योंकि एक इक्वेशन तो एक ही अननोन रह सकता है। अब देखिए मैंने कॉस को बदल दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिएगा, साइन स्क्वायर उधर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैंने वही काम शुरू कर दिया, देख रहे हैं। फिर यहाँ 3 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 पहले से बाहर था, ये रहा ऐसे। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर x बराबर आएगा 15/4 गुणे 5, कटाइएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। रूट इधर जाएगा तो √3/4। अब √3/4 तो 4 वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा 2, जबकि 3 नहीं निकल पाएगा तो √3। अब √3/2 साइन के टर्म में किसका वैल्यू है? 60 डिग्री का। आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। बढ़िए आगे अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ। नॉर्मल प्रश्न है, 4/5 प्लस 5/12 को जोड़ने पे कितना आएगा? एलसीएम निकालिएगा, टोटल करिएगा, 1.13/60 आएगा। अगला प्रश्न है 59 प्रश्न है कि 250 का 45% कितना होगा? तो 250 का 45%, 250 गुणे 45/100 यानी 112.5 आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 60, पूछा है कि 45/25 35 का लसागु कितना होगा? तो 45/25 35 का लसागु कितना होगा? 45 गुणे 45/25 और 35 का लसागु, तो यहाँ से 5 सब में कॉमन है, फिर 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 1575 आंसर, ठीक है। अगला पूछा है प्रश्न संख्या 61 है, ये एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 17:9 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना होगा? हमने आपसे पहले भी इस तरह का प्रश्न बताया। देखिए क्या कि रेत को मान लीजिए ए मान लिया, रोड़ी को बी मान लिया, ठीक है, तो ए अनुपात बी लिख दिया। फिर रोड़ी तो बी ही है, सीमेंट को मैंने सी मान लिया। तो हमको क्या करना होता है, ये दोनों अलग अलग दिया रहेगा, हमको इसको बैलेंस करना होता है। तो यहाँ जो डेटा, ऐसा डेटा यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये बैलेंस हो जाए, ठीक। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए कैसे। 17:9 दिया हुआ है, 6:17 दिया हुआ है। रोड़ी को सामने लिख लीजिए, जिसको बैलेंस कराना उसको सामने लिख लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब बताइए 9 में भी 18 आता है और 6 में भी 18 आता है। 9 में 2 से गुणा कीजिएगा 18 आएगा, 6 में 3 से गुणा कीजिएगा 18 आ जाएगा, ठीक। ऐसे करके इसको हम बैलेंस कर लिए। बैलेंस करते ही ये जो 2 है यहाँ गुणा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 में ही होगा, ऊपर कर रहे हैं तो वो सबके साथ होगा, क्योंकि सबका अनुपात लेके चलना है, ठीक है। तो 17 में 2 से किए 34, 9 में 2 से किए 18, और फिर नीचे 3 में सबसे कर रहे हैं, तो नीचे यहाँ देखिए 18 हो गया 6 वाले में, यानी बराबर हो गया, तो एक ही बार 18 लिखे, और 3 से 17 किए 51। तो हमारा ये रहा अनुपात 17:34:18:51। हमसे पूछा रेत और सीमेंट का, रेत और सीमेंट का, ठीक है, किसका? रेत और सीमेंट का। तो रेत और सीमेंट का अनुपात हमसे पूछा है,
ये वाला लाइन कुछ नहीं है। तो कितना दिया हुआ है हमें, रेत और सीमेंट का अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहां से एक बात बताइएगा, ये वाला लाइन आप कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, हमसे पूछा है रेत और सीमेंट का। तो रेत की जगह पे कौन था 34 और सीमेंट की जगह पे कौन था 51। तो ये कितना हो गया, ये 2 17 से और ये 3, यहाँ ये 17:17 नहीं है, 2:3 है। जल्दी से लिखने में मिस्टेक हुआ है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। कितना, 2:3। बढ़िए, आगे प्रश्न संख्या 74 की तरफ। प्रश्न संख्या 74 है आपका कि पाइप ए बी सी एक खाली हौद से जुड़े हैं, जबकि पहले दो पाइप हौद को क्रमशः 6.6 घंटा और 16.5 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप हौद को भरने के बाद 9.9 घंटे में खाली कर सकता है। हौद के 3/5 भाग भरने पर यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो हौद को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा, ये प्रश्न है। अब देखिए, आपको डरना थोड़ा सा भी नहीं है। ये पॉइंट में दे दिया तो क्या करें, आपको पॉइंट में दिया तो क्या दिया 6.6, तो इसको 66/10 लिख लीजिए। 66/10 लिख लीजिए। कटाना हो तो कटा भी लीजिए 33/5, वही हमने यहाँ पे 33/5 लिखा है। ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख दिया किनारे में। ये देखिए, घंटा दे या कुछ भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ओवरऑल इसको देखिए, 6.6 को लिखिएगा तो 6 घंटा 36 मिनट लिखिएगा, कटा वटा क्या आएगा तो 33.5 ही आएगा, तो वो कुछ नहीं है, इससे उतना टेंशन ही नहीं लेना। जैसे ही लिखा 6.6 लिखेंगे 66/10 और 66/10 जैसे ही लिखेंगे तो वो हो जाएगा 33/5 कट के, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा कितना दिया हुआ है, तो दूसरा टाइम है 16.5, तो 16.5 यानी 16.5 को लिख सकते हैं 33/2 या 165/10 कटाएगा 33/2 आ जाएगा। उसी तरीके से 9.9 यानी 99/10, ठीक है, 9.9 यानी 99/10। अब देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया कि मान लीजिए 4/5 और 9/3 का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लिया जाता है सिर्फ, ये बात मैंने बताया आपको, ठीक। यहां भी वही काम आपको करना है कि आप यहां एलसीएम निकालिए, किसका 33 और 99 का एलसीएम कितना आ जाएगा 99, यानी टोटल हमको कितना भरना था 99। ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखिए, करना क्या है कि यहां पर एक बात ध्यान देंगे कि 33/5 घंटा लगता है 99 भरने में। 99 भरने में कितना लगता है 33/5, कितना लगता है 33/5। तो एक भरने में कितना लगेगा, तो एक भरने में लगेगा 99 × 5/33, यानी यहां से कट्टा 3 15, यानी 1 कप हो गया 15। उसी तरीके से इसको कीजिएगा हो जाएगा 6 और इसको कीजिएगा हो जाएगा -10। माइनस क्यों, क्योंकि ये टंकी को खाली करने वाला है, ठीक है, ये टंकी को खाली करने वाला है। अब टंकी कितना पहले से भरा हुआ है, तो पहले से टंकी 3/5 भरा हुआ है। अब एक बात बताइए कि 99 का 3/5 भरा हुआ है, यानी कि 3/5 भरा हुआ है, तो भरना कितना है 2/5, क्योंकि टोटल हमने 5 मान लिया, 5 में से 3 भरा हुआ है, 2 भरना है, इतना भरना है आपको। और इसके लिए आपको क्या है, तो आपका वैल्यू दिया हुआ है कि 15 भर रहा है, 6 भर रहा है, 15 और 6 21 भर रहा है, लेकिन उसमें से 10 गिर जा रहा है, यानी टोटल कितना रुक रहा है, तो 11 रुक रहा है। तो 99 × 2/5 बटे क्या कीजिएगा 11, ठीक है। इससे कटाइएगा ये 9 बार में, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 9 दूना 18/5, कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 3.6। तो आपको कितना टाइम लग जाएगा 3.6 आवर, ठीक है। अगला प्रश्न है 75। प्रश्न संख्या 75 क्या है कि समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी, जितने से उसे खर्च चलाना था। हालांकि उन्होंने अपने प्रवास को और 6 दिनों तक बढ़ा लिया। नतीजन उनका औसत दैनिक यात्रा भत्ता से 120 कम हो गया, ठीक है। शुरुआत में उसे कितनी राशि स्वीकृत की गई थी, ये बात हमसे पूछा है। अब एक बात बताइए, हमने मान लिया कि उसको रोज का X रुपया मिलता होगा, 8 दिन रहना था तो हो गया 8x। उस 8x को ही, यानी 8x हमारे पास रुपया हो गया, क्योंकि एक दिन में X रुपया खर्चा करता था, 8 दिन में 8x रुपया खर्चा किया। उस 8x को ही वो 14 दिनों तक खर्चा किया। तो
खर्चा करने में दिक्कत क्या हुआ, जैसे ही वो 14 दिन वहां रुका, जो रोज 100 रुपया खर्चा करता था, अब उस 100 रुपये में से 120 रुपया कम खर्चा करने लगा, यानी अब इतना ही रुपया खर्चा करने लगा। और कितना दिन रुक गया, 14 दिन। तो इतने को गुणा कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा, क्योंकि हाँ इसी पैसे को उसने इतना दिन तक खर्चा किया। यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, 840। तो यही पूछा है प्रश्न में आपसे कि एक दिन का दैनिक खर्च उसको कितना मिला था शुरू में, तो 840 मिला था। उसने खर्चा कितना किया, तो 620 किया, क्योंकि 720 किया, क्योंकि 120 उसको घटा देना। और पूछ देता कोई कितना राशि उसको मिला था टोटल ले जाने के लिए, तो 840 गुणे 8 कर दीजिए, या फिर 14 गुणे 720 कर दीजिए। दोनों कीजिएगा, एक ही आंसर होगा 6720। लेकिन आपसे कुल राशि नहीं पूछा गया, एक दिन का पैसा पूछा गया, वो होगा 840 आपका आंसर। अगला प्रश्न है 76, कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसपे 26% हानि लेकर 999 रुपए में बेच दिया गया। 26% हानि लेकर 999 रुपए में बेच दिया गया। तो क्रयमूल्य कितना होता है हमेशा 100%। विक्रयमूल्य कितना हो गया, 26% की हानि के बाद 74%, यानी कि 74% किसके बराबर हो गया, 999 के। तो क्रयमूल्य कितना होगा, गुणे 100 कर दीजिए, तो 999 बटे 74 गुणे 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1350। ठीक है। अगला प्रश्न है 77। 77 प्रश्न क्या है कि 90 रुपए का 83.1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो ठीक है, 90 का 83.1/3, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 250/3, और परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो बटे में 100 बराबर। हमने मान लिया कि x का 60% के बराबर है, तो x का 60/100 कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा 125। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 125, यानी 125 रुपए का 60% जितना होगा उतना ही 90 का 83.1/3% होगा। बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न 85 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 85 है कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपए है, उस पर क्रमशः 2 छूट देता है, एक 20% का और एक 30% का। ठीक है। पूछ रहा है कि वह कुर्सी को यदि इस छूट के बाद भी, ठीक है, क्या कह रहा है कि इतने छूट पे खरीदता है। एक दुकानदार है जो एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य कितना है, 1400 रुपए, उस पर 2 छूट, एक 20% का और एक 30% का लेने के बाद खरीदता है। तो उसने खरीदा 2 छूट के बाद, यानी 20% और 30% के बाद। तो जब दुकानदार वो सामान खरीदा तो दुकानदार के लिए क्रयमूल्य हो गया। ठीक है। अब दुकानदार क्या किया कि खरीदने के बाद उसको 1176 रुपए में बेच देता है। तो 1176 दुकानदार के लिए क्या हो गया, विक्रयमूल्य हो गया। ठीक है। अब यहां से एक बात हमें बताइएगा कि पूछ रहा है कि दुकानदार को अगर लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले दुकानदार खरीदा कितने में था, ये पता चलना चाहिए। तो दुकानदार खरीदा था 1400 रुपए में 2 क्रमिक छूट के बाद। एक क्रमिक छूट 20% का था, तो 20% का था तो उसको 80/100 लिख देंगे, और फिर 30% का छूट था तो उसको 70/100 लिख देंगे, क्योंकि छूट निकालते समय 100 में से हम अपना छूट घटा के बटे 100 लिखते हैं। ठीक है। तो यहां से पता चला कि दुकानदार ने जो सामान खरीदा था उसका दाम था 784 रुपए, बेचा कितने में था, तो 1176 रुपए में। तो देखिए 1176 में बेचा और खरीदा कितने में, 784 में। तो लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ, 392 रुपए का, लेकिन परसेंट में पूछा है तो लाभ बटे क्रयमूल्य गुणे 100। ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका 50% का उसको लाभ हुआ। आपको वैसे भी पता है लाभ या हानि की गणना किस पे की जाती है, क्रयमूल्य पे। ठीक है। क्योंकि जो हमारा पैसा लगेगा वही ना हमको बताएगा लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अगला प्रश्न संख्या है 86। 86 है कि क्यूब रूट 64 है गुणे रूट स्क्वायर रूट 121 है बटे स्क्वायर रूट 289 है और फिर 169 है। यहाँ प्रश्न को मैंने लिखा भी है। सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो सॉल्व करने पे आपको पता है इसका क्यूब 4 हो जाएगा और 121 का 11 हो जाएगा, 289 का 17 और 13 हो जाएगा, 169 का घटाइएगा, नीचे 4 ऊपर 4 गुणे 11, आंसर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है 87। कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर कोई काम है जिसको 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी और सी उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो ए अकेले कितने दिन में, पहले इसका एलसीएम निकालिएगा, क्योंकि एलसीएम ही टोटल वर्क हो जाएगा। तो हमें पता चला कि टोटल वर्क है 60। अब ए बी और सी 15 दिन में 60 काम, यानी एक दिन में 4 काम। बी और सी 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम,
बी सी एक दिन में 3 काम और ए बी सी 3 दिन में 4, ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 4 काम, यानी कि 3 काम तो बी सी कर लिया और हो रहा है 4 काम, तो एक हिस्से में कितना आया, 1 काम, कितना आया, 1 काम। तो अकेले अगर 60 काम करना होगा तो 60 दिन, क्योंकि एक दिन में 1 काम तो 60 दिन में 60 काम। ठीक, अगला प्रश्न है 95 प्रश्न ध्यान देंगे क्या है, एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 181.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा कितनी होगी। ठीक, तो देखिए क्या कहा है, कुल सतह क्षेत्रफल, तो घन में कुल कितनी सतह, 6, हर एक सतह वर्ग होगा क्योंकि हर भुजा बराबर होती है। ठीक है, जबकि घनाभ कहता तो क्या होता कि हर सतह बराबर नहीं होता, इसलिए वहां 2 सतह एक दूसरे के बराबर होते हैं आमने सामने वाले, तो वहां हो जाता है 2 × LB + BH + LH, लेकिन यहाँ सब भुजा बराबर होता है, इसलिए एक वर्ग ऐसे 6 वर्ग बनेंगे टोटल, और क्या हो जाएगा 6 का A² हो जाएगा। ठीक, तो 6 × A² बराबर किसके है, 1815। 1815 तो एग्जैक्ट डेटा दिया नहीं है, दिया क्या है 181.5, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 ला देंगे और जब इसको कटाइएगा ओवरऑल तो आपके पास आंसर हो जाएगा कितना, 5.5 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न संख्या 96 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 96 है कि त्रिभुज XYZ में y समकोण पर है, कोण z बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है कि कॉसेक x माइनस 2√3 का मान कितना होगा। अब एक बात बताइए, आप सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए चुपचाप जो कह रहा है उस हिसाब से एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, z का मान 45 है तो z का मान 45 रखिए, z का मान 45 है, 45 डिग्री रख लिया। अब 45 डिग्री रखते ही सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, सामने वाला लंब, अब देखिए ये लंब और ये आधार, ठीक है, तो tan 45 कितना होता है 1, तो लंब भी कितना हो गया 1, आधार भी कितना हो गया 1, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर के, तो कर्ण कितना हो गया √2, कितना हो गया √2। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि कॉसेक x, क्या पूछा कॉसेक x माइनस 2√3, तो x ध्यान दीजिएगा, एंगल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, कॉसेक x, तो हमें हमारा लंब x के लिए कौन हो जाएगा, ये जिसको मैं अभी काट रहा हूं, और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, लंब और आधार ही बदलते हैं एंगल के आधार पे। ठीक है, तो हमें मिल गया कॉसेक x, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हो गया √2, लंब हो गया 1, यहां मैंने वही लिख दिया है, माइनस कर दिया इनसे, आंसर हो जाएगा √6 - 2/√3। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या है 97। तो प्रश्न संख्या 97 है कि त्रिभुज PQR में कोण Q का मान 90 डिग्री है, tan P बराबर 4/3 है, tan PQ का मान tan P बराबर 4/3 है और PQ बराबर 1.5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई दी हुई है। तो पूछा है कि भुजा PR की लंबाई कितनी होगी, भुजा PR की लंबाई कितनी होगी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप वही काम करें, पहले त्रिभुज बना लें, त्रिभुज बनाया आपने, तो क्या दिया हुआ है tan P का मान, tan P का मान, P आपने किसको माना है इसको, तो लंब कौन होगा इसके सामने ये वाला, ठीक है, ये वाला लंब होगा, तो लंब का मान कितना हो गया 4, आधार का मान कितना हो गया 3, ठीक है, आधार का मान हो गया 3, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ट्रिपलेट है, 3² + 4² 5 के स्क्वायर का होता है। ठीक, अब यहां से आपको दिया हुआ है भुजा PQ की लंबाई प्रश्न में दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, तो 3 बराबर है 1.5 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 1/2 के, ठीक है, और जब 1/2 के तो 5 बराबर हो जाएगा 2.5 के, तो आंसर हो जाएगा इसका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आज का आपका ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें अगर कहीं आपको कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे व्हाट्सएप से ही कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल रिसीव होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक, तो आपको जहां पे डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे इसी नंबर पे अपने प्रश्न को। फिर मिलेंगे अगले सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।